नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 29 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट और भी अदर सोर्सेज के अंदर छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो आर्टिकल है वो डिटेल में देखेंगे कि जो पीएम मोदी है उनको बेसिकली सीचिल्स के अंदर हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है वह प्रदान किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। यहाँ पर क्या है, इस टाइटल के आधार पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सम्मान किया गया है सिचिल्स के माध्यम से। अब ये सिचिल्स कहाँ पर है, क्या लोकेशन है इसकी और यहाँ पर स्पेसिफिक रिलेशन इंडिया और इन दोनों देशों के बीच में क्या नजर आता है, डिटेल में अभी देखेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया ने अपने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, इंडियन शिपर्स पे, ठीक है, उन पे क्या है रिमूव कर दिए हैं, यानी जितने भी रिस्ट्रिक्शन हैं उनको रिमूव कर दिया है। और डिस्पाइट ऑफ दिस कि गल्फ रीजन के अंदर हमें बड़े पैमाने पर अभी भी क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अदर एरिया में बेसिकली डिस्टरबेंस नजर आ रहा है। तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया है, डिटेल में अभी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा होगा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो अनीमिया मुक्त भारत और यहाँ पर इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है, न्यू अनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, तो इस वजह से यह न्यूज में है। अब यहाँ पर अगला आर्टिकल हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्यूआर कोड बेस्ड एक ड्रग ट्रेसेबिलिटी जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, जिससे कि हम जो फेक मेडिसिन होती हैं उन सभी को ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से तैयार किया गया फेक मेडिसिन को बाजार में उतरने से रोकने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो आखिरी आर्टिकल होगा वो वेस्टर्न घाट से संबंधित है, जहां पर हम देख रहे हैं कि इंडिया ने जो बायोडाइवर्सिटी है हॉटस्पॉट के रूप में बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्यों लेके आया गया है, अभी हम यहाँ पर चीजों को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू ले लिया, चलिए एक एक करके ये सारे आर्टिकल देखें। उससे पहले अगर आप इसकी जो पीडीएफ है वह प्राप्त करना चाहते हो तो एनके ग्लोबल एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ही आपको ये जो पूरी क्लास है उसके लास्ट में आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे सारे आर्टिकल से संबंधित, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा पूरे आर्टिकल को और यहाँ पर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो उनको एक प्रकार से गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजिन, ये एक प्रकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि सीचिल्स के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये 28 जून 2026 को इंडिया को प्रदान किया गया है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये जो अवार्ड है वो इंडिया को बेसिकली जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पैट्रिक हरमिनी उनके माध्यम से बेसिकली दिया गया है। ये एक प्रकार से दर्शा रहा है कि इंडिया की जो लीडरशिप है स्पेसिफिकली ब्लू इकोनॉमी के अंदर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर और ओशियन गवर्नेंस के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ यह इंडिया और जो सिचिल्स है उन दोनों देशों के जो रिलेशन है उसके बढ़ते हुए जो संबंध है उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। इसी के साथ इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो इंडिया की प्रेजेंस है उसको भी यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है ये पूरा पर्टिकुलर आपका सम्मान। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली जो अवार्ड है वो आखिरकार है क्या। गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सीचिल्स का। इसका पर्पस ये है ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओशन गवर्नेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर जो प्रमुख रूप से काम करते हैं उनको ये सिविलियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। पीएम मोदी को यह अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ब्लू इकोनॉमी है, क्लाइमेट एक्शन है और यहाँ पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप है,
उन सभी की सिग्निफिकेंस की जो बढ़ोतरी है उसके संदर्भ में यह जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया ने वहाँ के कोस्टल सर्विलांस, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मैरीटाइम डोमिनेंस का जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ सस्टेनेबल यूज फॉर मैरीटाइम रिसोर्सेज में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है। मैरीटाइम कंजर्वेशन में भी इंडिया का प्रमुख स्थान है। कोस्टल जो रेजिलियंस है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, इन सभी में हमारा जो इंडिया है उसका रोल अच्छा देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये जो अवार्ड है वो इंडिया को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये ब्लू इकोनॉमी आखिरकार होती क्या है। साथियों, जब भी हमारे जो बेसिकली रिसोर्स होते हैं अगर वो समुंदर या ओशियन से प्राप्त होते हैं उसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, शिपिंग हो गया, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, लॉजिस्टिक, कोस्टल टूरिज्म और इसी के साथ साथ ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम बायोटेक्नोलॉजी और डीप सी माइनिंग। ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये बेसिकली क्या है, ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ ब्लू इकोनॉमी एक प्रकार से इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जान लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो पूरी हो पाएगी, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो पाएगा और जो मैरीटाइम कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी का, वो भी बढ़ेगा और इसी के साथ मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी और जो क्लाइमेट रेजिलियंट एक प्रकार का एनवायरनमेंट है उसको भी हम सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सिचिल्स है उसके कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सिचिल्स है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये है अपना इंडियन ओशन और यहाँ पर है आपका इंडिया। अब ये जो इंडिया है, पूरा इंडियन ओशन है, उसके वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर जो सिचिल्स है वह लाई करता है। यहाँ पर अफ्रीका का तट है जिसके अंदर सोमालिया, केन्या, तंजानिया, कोलंबो और यहाँ पर मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ये आपको प्रमुख रूप से कंट्री नजर आती है सिचिल्स के पास में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विक्टोरिया भी आपको देखने को मिलता है। सिचिल्स आप इस तरह से लोकेशन देख सकते हो। अगर सिचिल्स को अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की इमेज नजर आएगी जिसके अंदर आपको लगभग 170 के आसपास यहाँ पर आपको आइलैंड कंट्रीज नजर आएंगे, नॉट कंट्रीज, आइलैंड बेसिकली एरिया नजर आएगा और इन सभी को मिलाकर ही क्या है, सिचिल्स नाम दिया गया है। इसके प्रमुख रूप से दो पार्ट हमें यहाँ पर नजर आते हैं। नॉर्थ में यहाँ पर पैरास्लीन यहाँ पर नजर आता है और दूसरा यहाँ पर साउथ के अंदर हमें माह नजर आता है। तो ये कुछ की फैक्ट है जो कि हमें जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इसकी जो कैपिटल है विक्टोरिया है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। 115 से ज्यादा इसके अंदर आइलैंड कंट्री हमें यहाँ पर नजर आती है, लगभग 115। इसी के साथ साथ इसकी करेंसी हमें सिचिलियस रूपी हमें नजर आता है। लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश, फ्रेंच और सिचिलियस क्रेओलो यहाँ पर नजर आता है। बेसिकली क्या है, यह एक समय पे फ्रेंच और इंग्लिश की टेरिटरी हुआ करती थी, इस वजह से यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। इसी के साथ अगर हम इंडिया और सिचिल्स के स्पेसिफिक रिलेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर नजर आता है 1976 में हमारा जो रिलेशन है वह इसके साथ इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्पेसिफिकली डिफेंस के फील्ड में, ब्लू इकोनॉमी के फील्ड में, मैरीटाइम सर्विलेंस के फील्ड में और क्लाइमेट चेंज और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी एरिया में जो इंडिया है और सिचिल्स है उनके रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है तो इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है, मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी, ये हमारे रिलेशन के प्रमुख आधार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया ने बहुत सारा जो असिस्टेंट है वो सिचिल्स को प्रोवाइड करा रखा है। जैसे कि इंडिया ने सिचिल्स को पेट्रोल वेसल्स प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि वह अपने जो कोस्टल एरियाज है उसकी सर्विलेंस कर पाए।
इसी के साथ साथ डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाया है, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम इंडिया ने उसको प्रोवाइड करवाया है, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यहाँ पर इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया है सिचिल्स को। इसी के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी सिचिल्स के माध्यम से किया जाता है, और मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस पे भी जो सिचिल्स है और इंडिया है दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और सिचिल्स के बीच में हमारा जो रिलेशन है उसका प्रमुख आधार हमें यह डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया और सिचिल्स को हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। अब यहाँ पर इंडिया के कुछ स्पेसिफिक फीचर की बात कर लेते हैं। बेसिकली ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में या इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर बेसिकली अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया ने बेसिकली सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये बेसिकली इसका एक स्लोगन के रूप में या इसका फुल फॉर्म के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, रीजनल कोऑपरेशन प्रोवाइड कराना, डिजास्टर रिस्पॉन्स एक प्रकार से प्रोवाइड कराना, सस्टेनेबल इकोनॉमी प्रोवाइड करना, और सीफ से लेन यहाँ पर डेवलप करना, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य हमें नजर आता है। इसी के साथ हमें महासागर इनिशिएटिव भी नजर आता है जो इंडिया की तरफ से चलाया जाता है। ये बेसिकली जो सागर इनिशिएटिव है उसका एक्सटेंडेड वर्जन हमें यहाँ पर नजर आता है, जिसके अंदर वही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्पेशल फोकस किया जाता है, यही रीजन है कि यहाँ पर सिचिल्स के साथ हम यहाँ पर इसी पॉलिसी के अंतर्गत रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर और अदर कुछ की स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वह क्या है, ओशियन गवर्नेंस से संबंधित। बेसिकली यहाँ पर ओशियन गवर्नेंस एक प्रकार से हम देखते हैं कि लॉ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक प्रकार से सी फेयर है, जो ट्रेड है, और इसी के साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, और अदर जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि इसका प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नजर आता है ये सारी चीजें। ठीक है, कि मैरीटाइम सेफ्टी और क्लाइमेट रेजिलियंट बाकी स्ट्रक्चर को डेवलप करना। गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमें यहाँ पर नजर आते हैं ब्लू इकोनॉमी से संबंधित। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डीप ओशियन मिशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यही था कि डीप सी एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा मजबूत करना, समुद्र के तह के अंदर गोते लगाना, और वहां पर जो वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसी के साथ मैरीटाइम जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर रिसर्च करना। इसी के साथ डीप सी माइनिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका अपना विस्तार करना। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य है 2021 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए डीप ओशन मिशन के तहत। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया ने सागरमाला प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो पोर्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, और लॉजिस्टिक जो एफिशिएंसी है और कोस्टल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बेसिकली इंडस्ट्री और पोर्ट से संबंधित है। ऊपर वाला जो प्रोग्राम है ये बेसिकली रिसर्च और डीप सी एक्सप्लोरेशन के ऊपर यहाँ पर संबंधित है, और जो मिनरल रिसोर्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर जोर देता है। इसके अलावा हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी देखने को मिलती है, जो बेसिकली फोकस करता है सस्टेनेबल फिशरीज के बारे में, एक्वा कल्चर डेवलपमेंट के बारे में, और फिशरमैन वेलफेयर के बारे में। इसके अंदर बेसिकली जो स्कीम्स है वो हमें नजर आती हैं कि जो मछुआरे हैं उन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और इसी के साथ जो फिशरी है उसके एक प्रकार से प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकली इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और अभी हम सिचिल्स की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, यहाँ पर एक प्रकार से क्या उद्देश्य है
कि यहाँ पर सर्विलेंस प्रोवाइड कराना, इसी के साथ साथ जो सी लाइन कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। इसी के साथ सी लाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है सी लाइन के ऊपर जो भी हमारा कम्युनिकेशन लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ पे बेसिकली मशीनरी को इस्टेब्लिश करना। इसी के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे भी ये फोकस करता है, और यहाँ पर जो पायरेसी होती है या फिर इलीगल एक प्रकार से ट्रैफिकिंग होती है, फिशिंग होती है, इन सभी को भी काउंटर करने में ये पूरा प्रोग्राम मदद करेगा। इसी के साथ साथ ये इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पहला आर्टिकल है वो डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसी योगदान के संदर्भ में सिचिल्स के द्वारा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सम्मान प्रदान किया गया गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड प्रदान करके। ठीक है, कुछ स्टैटिक फैक्ट और लोकेशन वगैरह हमने यहाँ पर डिटेल में देख ली। अब यहाँ पर यूपीएससी से रिगार्डिंग या और अदर जो एग्जाम है उसमें यहाँ पर कुछ की फैक्ट बार बार पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आप देख रहे हो 499 में एक ग्रुप है। इस ग्रुप से आप जुड़ने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप से। अब इस ग्रुप का फायदा क्या होगा, ये करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप इस ग्रुप में एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर क्या है हमेशा के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, बाद में आपको कोई और दूसरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर आपको बेसिकली डेली बेस पर करंट अफेयर पीडीएफ, जैसा कि आज आप यहाँ पर देख रहे हो, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ है वो आपको प्रदान किया जाएगा। अब कैसी पीडीएफ होगी, ये आप देख रहे हो मंथली मैगजीन, इसी के साथ ये आप देख रहे हो इंडियन पॉलिटी का मैगजीन। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख रहे हो यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, इस वजह से दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक ही किताब के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक इंडियन पॉलिटी का है। इसी तरह आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इसी तरह आपको हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बाकी सभी सब्जेक्ट के भी आपको जो पीडीएफ है या पूरी किताब है वो आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत मिल जाएगी। तो इस ग्रुप को आप यहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 499 में। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसी के साथ वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। सेकंड आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है कि हमने जो अपना पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके आसपास पहले कुछ गाइडलाइन जारी किए थे हमने अपने शिप मैन के लिए कि भाई अगर आप उस एरिया से गुजरते हो तो आपको पर्टिकुलर ये चीज़ें करके रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गल्फ रीजन के अंदर और स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्या हो रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये जो गाइडलाइन है वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली है कि अभी क्या है जो गल्फ रीजन के अंदर टेंशन है वो लगातार जारी है। ठीक है, और टेंशन के बावजूद भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसा कदम लिया है कि आप सारी गाइडलाइन को हटा रहे हो। तो इसका क्या उद्देश्य है और क्यों ऐसा किया गया है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे जो शिप ओनर्स हैं और जो वेसल्स हैं ऑपरेट कर रहे थे पर्शियन गल्फ के अंदर, उन सभी को बेसिकली क्या है जितने भी गाइडलाइन थे उनको अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ ये जो डिसीजन है वो बेसिकली एक प्रकार से दर्शा रहा है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है वह जिस प्रकार से इवैक्यूएशन चला रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, और इस तरह से स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो सफल हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है जो रिस्क है वो अभी भी हालांकि बढ़ा हुआ है, लेकिन इस रिस्क के बावजूद भी क्या है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया के ऊपर या इंडिया के जो वेसल्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की एश्योरेंस हमें यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से मिल रही है।
क्यों? इसका प्रमुख कारण यह है कि हम एक तरफ देख रहे हैं ईरान ने बेसिकली इंडिया को कह दिया है कि आप अपने झंडे के साथ क्या कर सकते हो, अपने जो शिप्स हैं उनको गुजार सकते हो, आपके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर ईरान की तरफ से अश्योरेंस दिया गया, इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से ये कदम उठाया गया। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली, जहाँ पर ईरान, इजराइल और यूएसए यहाँ पर प्रेजेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इस प्रकार से देख सकते हो। अब यहाँ पर मेन बात आती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये डीजीएस आखिरकार है क्या, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। बेसिकली यह एक प्रकार का इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है मैरीटाइम से संबंधित। ठीक है, मैरीटाइम के एक अपेक्स बॉडी के रूप में यानी सर्वोच्च बॉडी के रूप में काम करती है यहाँ पर इंडिया के अंदर। ये बेसिकली क्या है, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं उनको रेगुलेट करती है और यहाँ पर मैरीटाइम सेफ्टी को इंश्योर करती है। इसी के साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम जो कन्वेंशंस है उनको साइन करती हैं, उनके ऊपर भाग लेती हैं। इसी के साथ साथ जो इंडियन शिप्स होती हैं उनको रजिस्टर करती हैं और इसी के साथ साथ ओवरसीज सी फेयर और जो वेलफेयर सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ इंडिया की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर मजबूत करती हुई नजर आती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि डीजीएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया के अंदर क्या क्या काम करता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री भी ध्यान रखनी चाहिए कि डीजीएस एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत ये जो डीजीएस काम है करता है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां पर ये पर्टिकुलर टेंशन की बात हो रही है। तो वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये गल्फ ऑफ जो पर्शिया है और गल्फ ऑफ ओमान है, उन दोनों को और इसी के साथ साथ जो अरेबियन सी है, तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को और अरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। इसी के साथ साथ ये बेसिकली ईरान के यहाँ पर बेसिकली साउथ में और यहाँ पर यूएई और जो ओमान है उसके नॉर्थ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। जो ईरान के साउथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यूएई और ओमान के नॉर्थ में हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का नैरोएस्ट नेविगेशनल पॉइंट है जो कि 33 किलोमीटर का हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड के बिजिएस्ट सी लाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पर ऑयल और जो एलएनजी है बाकी चीजें यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। स्पेसिफिकली यहां पर एक्सपोर्ट की जाती है गल्फ कंट्रीज के माध्यम से। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो मेजरली सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और ईरान, ये सभी कंट्रीज हैं जो कि तेल को और नेचुरल गैस को बेचती हैं। यही रीजन है कि ये जो पूरा पर्टिकुलर इलाका है वह ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का ज्यादातर यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है और एलएनजी है वो यहीं से खरीदा और बेचा जाता है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना 60% जो बेसिकली क्रूड ऑयल है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 60% क्रूड ऑयल है इन्हीं गल्फ कंट्रीज से खरीदता है। इसी के साथ साथ जो एलएनजी है वो भी लगभग 50 to 60% खरीदता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो मर्चेंट फ्लीट और 1000 ऑफ इंडियन सी फेयरर्स यहाँ पर काम करते हैं, यानी 1000 से भी ज्यादा जो सी फेयरर्स है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में काम करते हैं। ठीक है, ये बाकी चीजों को आप देख सकते हो कि चैलेंजेस वगैरह क्या है, गल्फ टेंशन क्या है। गल्फ रीजन के अंदर अमेरिका, इजराइल और यहाँ पर ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से गल्फ के अंदर हमें टेंशन देखने को मिल रही है।
जिसकी वजह से कमर्शियल वेसल्स है वो पास नहीं हो पा रहे हैं। उनका बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है, बाकी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने चीजों को डिटेल में देख लिया। साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट की। वो एडिशनल फैक्ट क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें देखने को मिलता है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूएनओ के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पर हमें मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम पोल्यूशन ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। कौन? आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो आईएमओ है इसको 1948 में एक कन्वेंशन के थ्रू अडॉप्ट किया था और 1958 में इसको बेसिकली क्या है अडॉप्ट किया गया था। यानी इसको बेसिकली क्या है कानूनी रूप जो जामा है वो 1948 में इसको पहना दिया गया था, लेकिन धरातल पर इसको क्या है 1958 पर उतार दिया गया था यानी लागू कर दिया गया था। इसी का हेडक्वार्टर हमें लंदन यूके के अंदर देखने को मिलता है। इसका प्रमुख रूप से काम है कि इंटरनेशनल जो शिपिंग है उसके लिए रेगुलेशन बनाना, कानून बनाना और सेफ नेविगेशन प्रोवाइड करवाना और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और जो मरीन पोल्यूशन हो रहा है उन सभी को खत्म करना। तो ये इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि आईएमओ का बेसिकली ये फुल नेम है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसी के साथ यहाँ पर 1948 में इस्टेब्लिश किया था यूके के अंदर। 175 मेंबर आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं और 3 इसके अंदर एसोसिएट मेंबर भी हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक एंड चाइनीज। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। इसी के साथ मेजर कन्वेंशन इसके अंतर्गत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे कन्वेंशन इसी के अंतर्गत यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर की कमेटी है इसके अंतर्गत, कमेटी और कन्वेंशन ये भी आपको लगभग ध्यान रहे तो अच्छी बात है। इसी के साथ ये हमने अब डिटेल में देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये बाकी चीज़ों की कि इंडिया के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स है वो किस प्रकार से लिए जाते हैं। तो इंडियन मर्चेंट वेसल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते रहते हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस पे भी क्या है इंडिया काम करते रहता है। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, अभी हमने देखा सागर इनिशिएटिव, महासागर इनिशिएटिव और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भी हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो पोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन, शिपिंग एफिशिएंसी, कोस्टल शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सागरमाला प्रोग्राम भी हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजों को आप पहले ही देख चुके हैं पहले आर्टिकल में। तो यहाँ पर क्या है कुछ की फैक्ट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इन एग्जामिनेशन बुलेट पॉइंट्स को आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो एग्जामिनर है प्रश्न पूछने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है वो इसी एरिया से पास होता है और इंडिया का लगभग 60% क्रूड ऑयल यहाँ से पास होता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का 20%, इंडिया का 60%। ठीक है, तो ये हमने दूसरा आर्टिकल भी कवर कर लिया। अब यहाँ पर तीसरा आर्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अनीमिया मुक्त भारत से संबंधित। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि पहले हमारे देश के अंदर अनीमिया मुक्त भारत एक कैंपेन चल रहा था और अब यहाँ पर एक इसके अंदर नया वर्जन जोड़ा गया है जिसको बोला जा रहा है न्यू अनीमिया मुक्त भारत गाइडलाइंस। बेसिकली ये फोकस करता है कि अर्ली डिटेक्शन जो अनीमिया है उसका किया जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, डिजिटल ट्रैकिंग किया जाए और उसके बाद डिजिटल ट्रैकिंग के साथ साथ टॉक किया जाए। ये अभी जो टॉक वाला सिस्टम है वो अभी नया ऐड किया गया है। अब ये सिस्टम क्या है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो पूरी स्कीम है ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक प्रकार से गाइडलाइन इनके द्वारा लॉन्च की गई है। किसके तहत? अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत गाइडलाइन लॉन्च की गई है
किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से। इसका मेन एम यही है कि इंडिया के अंदर जो अर्ली स्क्रीनिंग है अनीमिया का उसको बढ़ाया जाए, ट्रीटमेंट बढ़ाया जाए, और जो डाइटरी इंटरवेंशंस हैं उनको बढ़ाया जाए, और जो डिजिटल ट्रैकिंग है वह किया जाए, और लास्ट में यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ लीजिएगा, टॉक। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यानी ये इसको चेयर कौन करता है? बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये अनीमिया आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से अच्छा समझेंगे। यहाँ पर PMFIS का ये एक स्पेसिफिक इमेज है, काफी अच्छा इमेज था, इस वजह से इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अनीमिया एक प्रकार का क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। इस ब्लड डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जो RBC है उसके अंदर एक प्रकार से रिडक्शन देखने को मिलता है, यानी उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर कमी देखने को मिलती है उतना ज़्यादा हमें हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता हुआ नज़र आता है ब्लड के अंदर, और जिसकी वजह से हमें अनीमिया का खतरा बन जाता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, शरीर के अंदर RBC जो होती है उसके अंदर आयरन की कमी हो जाना। इसी के साथ साथ क्रोनिक डिजीज अफेक्ट RBC प्रोडक्शन, जो RBC का प्रोडक्शन है इसकी वजह से यहाँ पर बंद हो जाता है। दूसरा, ये इनहेरिटेड RBC डिसऑर्डर के रूप में भी हो सकता है। तो पहला हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है अनीमिया, और दूसरा क्या है, ये जेनेटिक रूप में भी हो सकता है। अगर मदर को अनीमिया है तो बेसिकली जो चाइल्ड है उसको भी अनीमिया हो सकता है। तीसरा हमें प्रमुख कारण नजर आता है लेक ऑफ विटामिन। ठीक है, अगर विटामिन की शरीर के अंदर कमी है तो भी अनीमिया हो सकता है। इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपको फटीग आने लग जाएगी, थकान आने लग जाएगी, फोकस है वो पुअर हो जाएगा, और यहाँ पर इरिटेशन आने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। ठीक है, जो हार्ट है और जो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, उस पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। वो बेसिकली जो ऑर्गन है वो डैमेज होते हुए नजर आएंगे। अगर अनीमिया और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर डेथ भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या चीज़ें हों कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि अनीमिया है और उसका हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर पाएँ? तो सबसे पहले आपको थकान होने लग जाएगी। ठीक है, यही रीज़न है कि आपने देखा होगा जब बच्चे को जन्म देने के बाद मदर होती है उनके अंदर जो RBC है वो उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि अभी उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और उनके शरीर का एक बहुत बड़ा क्या है, ब्लड लॉस हो चुका है। तो इस वजह से अनीमिया की कमी होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उनको फटीग होने लग जाती है, उनको हमेशा थकान बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा महिलाओं का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, पेल स्किन, यानी जो स्किन होती है वो बेसिकली क्या होती है, पीले रंग की होने लग जाती है, फीकी होने लग जाती है। इसी के साथ साथ जो सांसें हैं वो बेसिकली कम होने लग जाती हैं और लंबी लंबी आपको यहाँ पर सांसें लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हेडेक होने लग जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, कोल्ड हैंड फीट, हाथों के अंदर जमाव होने लग जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, जो हेयर आपका नेल्स है और हेयर्स है वो एक प्रकार से ब्रिटल होने लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पर नजर आती है। अब बात आती है कि प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट का क्या मेथड है। तो ट्रीटमेंट का देखो, पहला स्टेज का मेथड यही है कि भाई आप अपना खान पीन ना सही से रखो। आयरन जो एक प्रकार से एनरिच चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों के रूप में पालक, ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेड मीट, ठीक है, हालांकि इंडिया में कोई बहुत कम लोग रेड मीट खाते हैं तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में आप देख सकते हो कि रेड मीट भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकता है। इसी के साथ साथ लेग्यूम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, उनके सेवन से आप जो एक प्रकार से आयरन डेफिशिएंसी है वो कम किया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा मेथड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूज ऑफ विटामिन सप्लीमेंट। ठीक है, तीसरा मेथड
आता है आयरन के सप्लीमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और चौथा आता है कि अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवर हो चुकी है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकते हो, ठीक है, करवाना चाहिए। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अनीमिया के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। एक तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका आरबीसी के अंदर कमी होती है। दूसरा क्या है, विटामिन की कमी की वजह से आपका रेड ब्लड सेल उसके अंदर बेसिकली इफेक्ट देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली बात करें तो विटामिन B12 की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 की वजह से अनीमिया हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन है वो लो हो जाता है और यहाँ पर जो बोन मैरो है उसके अंदर फेलियर हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो अनीमिया है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपको क्या है इफेक्ट करता हुआ नजर आता है। और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आपका आरबीसी प्रोडक्शन घट जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक बताया था सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया भी एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें जो आरबीसी है उसके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलती है। अब ब्लॉकेज कैसे, जैसे ये शरीर की हमें मान लीजिए क्या है, शरीर का एक ये नली है, ठीक है। अब शरीर की नली के अंदर आमतौर पर ये जो गोल गोल आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लड सेल्स, वो क्या है यहाँ पर इस नली के थ्रू क्या करते हैं, पार करते हैं बहुत सारे। अब मान लीजिए कि ये जो आरबीसी है, ब्लड सेल है, उसका आकार गोल ना होके चंद्राकार हो जाए, इस प्रकार का उसका जो आकार है वो होने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो आपके जो ब्लड एक प्रकार से स्ट्रीम है या आपकी जो नसें हैं उसके अंदर सही से ट्रेवल नहीं होंगी। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या है, ब्लड स्ट्रीम के यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट नजर आते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो शरीर के अंदर नली है उसके अंदर अगर दो मुहा नजर आता है, दो नर से अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, गोल ना होने की वजह से सारी की सारी जो ब्लड सेल है वो क्या है इसी जगह पर स्टक हो जाएंगी। और इसी की वजह से सिकल सेल अनीमिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी शरीर के अंदर नहीं हो पाती और सीवियर कंडीशन में जो इंसान की सबसे पहले सांस फूलना जैसी घटना होती है और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ थैलेसीमिया एक प्रकार की डिजीज है जो कि अनीमिया का ही प्रकार है। इसके अंदर फॉल्टी हीमोग्लोबिन हमें नजर आता है आरबीसी के अंतर्गत, ठीक है। ये एक प्रकार का इनहेरेंट डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। और होम्योलाइटिक एनीमिया नजर आता है, जिसके अंदर बेसिकली एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में, यानी ऐसा डिसऑर्डर जो कि बेसिकली क्या है पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पर प्राप्त होता है, उसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो उसकी वजह से थैलेसीमिया यहाँ पर सॉरी हीमोलाइटिक अनीमिया देखने को मिलता है। यहाँ पर फेंसोनी अनीमिया देखने को मिलता है जो कि बोन मैरो को इफेक्ट करता है। और ये बेसिकली यहाँ पर ये भी क्या है, एक इनहेरेंट यानी जो मदर और फादर के थ्रू प्राप्त होने वाला अनीमिया हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया कि अनीमिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया के अंदर अनीमिया का क्या बर्डन है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 को देखें तो हमें नजर आता है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो 67% हमारे जो चिल्ड्रन थे वो अनीमिया से ग्रसित थे, ठीक है। हमें पता नहीं चलता है कि हमें अनीमिया हुआ है, लेकिन हमें नजर आता है कि हाँ, शरीर के अंदर खून की कमी हमें नजर आती है। और ये जो आंकड़ा है वो 15 से लेकर 49 साल तक के लोगों के ऊपर यहाँ पर कवर किया गया था, ठीक है। और इसमें से भी क्या है 57% कौन थी, महिलाएं थी। ध्यान रखिएगा 57% जो महिलाएं थी उनको अनीमिया हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट चलाए गए, तो अनीमिया मुक्त भारत स्कीम चलाई गई, मिशन उत्कर्ष चलाया गया, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव चलाया गया, वीक
वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम चलाया गया। 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ये प्रोवाइड कराया गया स्कूल के अंदर। और पोषण अभियान चलाया गया स्कूल और प्रेग्नेंट जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है उन सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर देख लिया डिटेल में कि अनीमिया क्या होता है, अनीमिया क्यों होता है, अनीमिया मुक्त भारत यहाँ पर कब चलाया गया, ये आप ध्यान रख सकते हो। 2018 में इसको यहाँ पर चलाया गया था। इसी के साथ अनीमिया मुक्त भारत का प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया। इसी के साथ टारगेट और बेनिफिशियरी ग्रुप क्या है वो आपको अब ध्यान रखना है। ये जो अभी नई स्कीम है उसके तहत, नई स्कीम के तहत यहाँ पर जो 6 से लेकर 59 मंथ के बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें 5 से लेकर 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। अडोलसेंट के ऊपर फोकस किया है। वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है उनके ऊपर फोकस किया है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग जो मदर होती है उनके ऊपर यहाँ पर स्पेशल फोकस करके ये स्कीम लेकर आई गई है। मेजर चेंज क्या है, अब देखो चेंज को यहाँ पर समझना जरूरी है। पहले हम स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस करते थे, आज भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर टेस्ट करने के ऊपर फोकस कर रहे थे, आज भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट है इसके अंदर पहले हम 3 टेस्ट किया करते थे 3T मॉडल के आधार पर। अब यहाँ पर जो हमारी मॉडल है वो चेंज हो गया 4T के आधार पर। और यहाँ पे मैं आपको जो बार बार बोल रहा था कि T जो है टॉक उसको ऐड किया गया है, तो वो यही टॉक है। पहला फेज हमें देखने को मिलता है कि टेस्ट करेंगे, दूसरे फेज में हम ट्रीट करेंगे, तीसरे फेज के अंदर हम ट्रैक करेंगे, और यहाँ पर चौथे फेज के अंदर आज के समय हम क्या करेंगे, टॉक करेंगे, यानी उनके साथ कंसल्टेटिंग करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर और हेल्थ प्रैक्टिस के ऊपर, ताकि ये जो अनीमिया है वो क्या है कम हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ साथ डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि जो अनीमिया है उसकी मॉनिटरिंग डिजिटल वे में किया जा सके। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन के ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। अनीमिया के क्या कॉज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन, वार्म इन्फेक्शंस के आधार पर, मलेरिया और क्रोनिक डिजीज, इन सभी के आधार पर बेसिकली जो अनीमिया है वो हो सकता है। अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले ही देख लिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी हमने यहाँ पर अभी देख लिया है कि 19 से लेकर 21 के बीच में 67.1% हमें इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। अनीमिया मुक्त भारत स्कीम 2018 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर इसी के अलावा न्यूट्रिशन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी लॉन्च की गई है। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है। ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। इन सभी के माध्यम से हमारा जो स्कीम है, हमारा जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जैसे कि जीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, इन सभी को प्रमोट करते हुए हम नजर आ रहे हैं इस स्कीम के तहत। तो ये जो हमें तीसरा आर्टिकल था वो भी हमने डिटेल में देख लिया है। आप यहाँ पर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट को ध्यान रख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आया है। इसी के साथ 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ 67 पॉइंट जो चिल्ड्रन है वो इससे सफ़र कर रहे हैं। आयरन डेफिशिएंसी ये प्रमुख कारण है अनीमिया का, ठीक है। अब यहाँ पर आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल और भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू मून और माइक्रो मून, और इसी के साथ चेरी मून, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मून, ठीक है। तो ये बेसिकली मून के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, इसको हम क्या करते हैं अभी
थोड़ी देर बाद एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। इसी के साथ हमारा जो अगला आर्टिकल है वो वेस्टर्न घाट से संबंधित होगा, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना के आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बस अपना अभी का आर्टिकल देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से क्या किया है कि सभी कंपनियों को ये हिदायत दी है कि आप अपनी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं, दवाइयों के यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, कि आप अपने जितने भी ड्रग यानी दवाइयाँ हैं उनके अंदर QR बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी जो फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश्ड कीजिए। ठीक है, ये जो पूरा प्रोग्राम लाया गया है वो बेसिकली ये H2 के अंतर्गत रखा गया है, जितनी भी मेडिसिन है और जो भी अन्य प्रकार की चीजें हैं उन सभी को। तो यहाँ पर दो चीजें नजर आती हैं, QR बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क और दूसरा है H2। ये आखिरकार है क्या? अब इसकी वजह से जो मेडिसिन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, जो डिफेक्टिव ड्रग होते हैं उनको किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है, पेशेंट की सेफ्टी को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, QR बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि हर एक दवाई की कंपनियों को अपने जो मेडिकल पैकेज होते हैं उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक QR कोड को लगाना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली क्या है, आपका जो भी अथॉरिटीज हैं जैसे कि फार्मिस्ट हो गया, कस्टमर वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई जाएंगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सुपीरियर मेडिसिन है उसको प्रमोट करना और इंफीरियर मेडिसिन है उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको बरकरार रखना, और यहाँ पर डिफेक्टिव जो बैसेज हैं, और यहाँ पर क्या है, इनेबल क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर इम्प्रूव इसको लेकर आना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ साथ जो दवाइयां हैं उसकी सप्लाई चेन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, जो ड्रग रिकॉल मैकेनिज्म है उसको बेसिकली अच्छा करना। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि एक दवाई की कंपनी ने क्या किया, पूरी दवाई बनाई, दवाई के पैकेट पे उसने क्या किया, यहाँ पर क्या लिख दिया कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है। और आपने देखा होगा कि दवाइयों की जो पैकेज होती है उसके ऊपर भी अलग से क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, चेपी लगा देते हैं या स्टिकर लगा देते हैं कि, और फिर कहते हैं कि ये नई एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो ऐसे में जालसाजी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब आपको क्या है, ये चेपी वाला जो सिस्टम है, स्टिकर वाला सिस्टम है, वो हटाना है। आपको यहाँ पर दवाइयों के पैकेट के ऊपर ना इस तरह से क्या कर देना पड़ेगा, QR कोड देना पड़ेगा। और QR कोड को हम जैसे ही स्कैन करेंगे तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट का नाम भी आ जाएगा, और जो जेनेरिक नेम है वो आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर कहाँ पे बनी है वो नाम आ जाएगा, इसको कौन सा लाइसेंस नंबर है यानी किस लाइसेंस नंबर के तहत तैयार किया गया है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कोड है, ये सारी चीजें क्या है उस QR कोड के अंतर्गत यहाँ पर डाली हुई जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ साथ हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, तो मैंने आपको बता दिया, QR कोड लगा के ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है H2 कैटेगरी के अंदर हम अपने जितने भी मेडिसिन हैं या ये चीजें हैं उसको हम डाल रहे हैं। अब बेसिकली ये आखिरकार है क्या, शेड्यूल H2 बेसिकली ये एक प्रकार की कैटेगरी है जो कि ड्रग रूल 1945 के अंतर्गत यहाँ पर बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह मेडिसिन की मॉनिटरिंग ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक प्रकार से सिस्टम लॉन्च किया था। अगर किसी दवाई को H2 के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने उसको टेस्ट कर लिया है, गवर्नमेंट ने उसका मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से टेस्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। H2 का बेसिक मतलब आप यही समझिए कि गवर्नमेंट ने उसको टेस्ट कर लिया है, ये यहाँ पर लोगों को अश्योरेंस यहाँ पर मिल जाती है।
ठीक है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि मैंडेटरी आपको क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ डिजिटल ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो फॉल्स एक प्रकार से मेडिसिन है उनको आपको वापस लाना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ड्रग की ट्रेसेबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, अभी आपने हाल ही में सुना होगा या अक्सर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इंडिया की जो दवाई है वो बेसिकली खाकर या जो कफ सिरप है पीकर बहुत सारे बच्चों की जान चली गई अफ्रीका के अंदर या फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर या अपने देश के अंदर भी ये घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन कभी-कभी हमें देखने को मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि बेसिकली होता ही यही है कि जो दवा बनाने वाली कंपनियां क्या होती हैं, वो एक पैकेट बनाती हैं, पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखती हैं। अब जो दुकान वाले हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अलग से स्टिकर लगा देते हैं। एक्सपायर दवाई हो जाती है लेकिन नई एक्सपायरी डेट उसके अंदर चिपका देते हैं। तो इस वजह से दवाइयों को ट्रेस करना अब बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि कोई अलग से उसके अंदर एक्सपायरी डेट ना लगा सके, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है कि कौन से बैच की ये दवाई है। इसी के साथ जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है उसको बढ़ा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये क्वालिटी इंश्योर कर सकता है कि जो दवाई आप ले रहे हो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और यहाँ पर जो हमारा सप्लाई चेन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो मजबूत होगी और इसी के साथ उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो मजबूत होगी। इसी के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर इसी तरह की घटनाएं आती रहेंगी तो कोई भी इंडियन दवाई पर भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसका ट्रीटमेंट फेलियर, ड्रग रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो काउंटरफीट मेडिसिन होती है इनका बेसिकली चैलेंजेस क्या होता है? काउंटरफीट मेडिसिन का मतलब ऐसी मेडिसिन होता है जो एक्सपायरी हो गई है लेकिन फिर भी दुकान वाले अलग से चिट लगा के उस पे बेच रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट फेलियर है वो हो सकता है। मान लीजिए आपने खांसी का क्या बोलते हैं दवाई लिया और आपका पता चला कि आपका पूरा गला ही खराब हो गया, या आपने बुखार की दवाई ली और आपका जो टेम्परेचर है वो कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ गया और डेथ भी हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस जो स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो लगातार क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक दवाई खाई, मैंने इसका एग्जांपल बार बार लिया है। जैसे कि क्या होता है, एक मच्छर के प्रति से आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। पहले आप अपने घर पे क्या करते थे, साधारण वो कोइल वाला यूज करते थे जो कि ऐसे सर्कल में हुआ करता था, उससे मच्छर भाग जाते थे। लेकिन मच्छर एडवांस हो गए और उन्होंने अब इससे भागना बंद कर दिया, तो आपने क्या लेके आ गए, दूसरा मैकेनिज्म लेके आ गए, अगरबत्ती वाला। अब अगरबत्ती वाले से भी मच्छर मरने बंद हो गए, उन्होंने अपने शरीर के अंदर कुछ डेवलप कर लिया, यानी जो आपका बेसिकली ड्रग है उसका एक रेजिस्टेंस तैयार कर लिया, ठीक है। दवाई है उसका रेजिस्टेंट यानी उससे लड़ने की क्षमता उसने तैयार कर ली। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फिर ऑल आउट और इस प्रकार से कोयल जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं वो लाना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि शरीर के अंदर भी जब आप बार बार दवाइयाँ खाते हो तो अंदर आपके जो बैक्टीरिया है वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं उस दवाई के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यही नजर आता है कि खराब दवाइयों की वजह से एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया है वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से बाकी चीजों का आप यहाँ पर देख सकते हो, सीरियस और एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है शरीर के ऊपर, और मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है, मृत्यु हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी इसकी वजह से हो सकता है। और यही रीजन है कि WHO और बाकी जो एजेंसियां हैं इसके खिलाफ लगातार काम करती रहती हैं और इसके ऊपर एडवाइजरी भी जारी करती रहती हैं। इंडिया के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में की फैक्ट यह है कि इंडिया को वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट जो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोड्यूसर कंट्री है कोई तो वह है इंडिया। इसी के साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर मेडिसिन का हमें इंडिया ही देखने को मिलता है। इंडिया 150 से भी ज़्यादा कंट्री में अपनी दवाइयाँ भेजता है और
वर्ल्ड के अंदर इसका 20% शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर ड्रग को अप्रूवल देती है, रेगुलेशन करती है, उसकी क्वालिटी मैनेज करती है और बाकी चीज़ों को। इसी के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 हमें देखने को मिलता है, जिस कानून के तहत यहाँ पर सेल, मैन्युफैक्चर और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। इसी के साथ ड्रग रूल 1945 हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत स्टोरेज, लेबलिंग, सेल और जो मेडिसिन है उनसे संबंधित कानून देखने को मिलते हैं। ड्रग ये जो QR बेस्ड जो ड्रग ट्रेसेबिलिटी है, उसका क्या क्या फ़ायदा है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमें वर्ल्ड लेवल पे ये देखने को मिलती हैं, और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो हमने आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो आर्टिकल है वो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। जाते जाते आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हो, NK ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर क्या है, चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर डेली बेस पर करंट अफेयर, जैसा कि आप अभी देख रहे थे PDF, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली बेस पर करंट अफेयर PDF, पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट PDF सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी, और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको 1 साल तक का मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो मंथली मैगजीन है इस प्रकार से है। ये अपना इंडियन पॉलिटी का दिसंबर टू दिसंबर का एक पूरा मैगजीन है, जो अभी UPPSC स्पेशल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली इस मैगजीन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इंडियन पॉलिटी का दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर एक बार में ही देखने को मिलेगा। इसी तरह ये इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी। ठीक है, दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।